बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 5 का, जब जनता बगावत करती है, 1857 व उसके बाद। हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। हमने देखा कि अंग्रेज सरकार की कई ऐसी नीतियां रहती हैं नवाबों, जमींदारों, जागीरदारों, किसानों और आदिवासी वर्गों के प्रति, जो कि 1857 की क्रांति का कारण बनती है। इसी के साथ ही हमने 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्रों का अध्ययन करते हुए ये समझा कि किस तरह से एक छोटा सैनिक विद्रोह व्यापक जन विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। इसी के साथ ही हमने समझा कि 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रति अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन होता है। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया जाता है। तो एक तरह से हम 1857 की क्रांति को पढ़ चुके हैं। अब हम हमारी बुक में दी गई 2 केस स्टडी का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक है पाइक विद्रोह या खुर्दा विद्रोह, दूसरा है चीन में हुआ ताइपिंग विद्रोह। दोनों ही विद्रोह के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि जनता अत्याचारी शासक का हमेशा से ही विरोध करती है। हालांकि वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिलाया, लेकिन उससे पूर्व भी इतिहास के पन्नों में अनेक ऐसे विद्रोह हैं जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संगठित होकर विरोध किया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह है पाइक विद्रोह या खुर्दा संग्राम। ये संग्राम इसलिए ज़्यादा चर्चित रहा क्योंकि 2017 में इसके 200 साल पूरे हो गए थे और भारत सरकार ने ये घोषणा की गई थी कि खुर्दा संग्राम है, पाइक जो विद्रोह है, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिलाया जाएगा, जो कि इतिहास के पन्नों में लगभग धूमिल होने लग गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भी जानते हैं खुर्दा संग्राम, बहुत ही रोचक जानकारी हमें मिलेगी कि किस तरह से उड़ीसा के क्षेत्र में यह विद्रोह होता है और जनता संगठित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारी शासन का विरोध करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लग गया था। सभी वर्ग के लोग असंतुष्ट थे, किसान भी असंतुष्ट थे, नवाब जागीरदार भी असंतुष्ट थे, आदिवासी वर्ग के लोग भी असंतुष्ट थे। इसी प्रकार की एक घटना होती है 1817 में। 1817 में उड़ीसा के क्षेत्र में खुर्दा में पाइक विद्रोह होता है। मैं बार बार एक नाम ले रही हूँ, पाइक विद्रोह। तो पाइक क्या है, कोई क्षेत्र है या किसी वर्ग विशेष का नाम है? तो सही पकड़े हैं, पाइक एक वर्ग होता था। उड़ीसा के शासक, उड़ीसा के जो राजा महाराजा होते थे, उनके लिए ये सैनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते थे पाइक वर्ग के लोग। ये असंगठित सैनिक वर्ग होता था जो कि युद्ध के समय राजा को सैनिक सुविधा उपलब्ध कराता था, और जब युद्ध नहीं होता था, शांति काल होता था, तो ये पाइक वर्ग के लोग खेती करने का काम किया करते थे। यानी पाइक एक क्लास होती थी, एक वर्ग होता था जो कि अपने राजा को सैनिक सुविधा मुहैया कराते थे युद्ध के समय, और जब युद्ध नहीं होता था तो ये अपना कृषि का कार्य किया करते थे। तो पाइक लोग संगठित होकर के विरोध करते हैं उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में, इसीलिए इसको खुर्दा विद्रोह या पाइक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या ऐसे कारण रहे जो पाइक वर्ग के लोग मजबूर हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। तो इसमें हम टोटल 2 विद्रोह पढ़ेंगे। पहले चरण में 1817 से पहले जो विद्रोह हुआ था, जिसको बहुत जल्दी दबा दिया गया था, और फिर 1817 का विद्रोह जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। तो देखते हैं इस विद्रोह का नेतृत्व, मैं भी 1817 वाले विद्रोह की बात कर रही हूँ। 1817 के विद्रोह का नेतृत्व सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र ने किया, जिनको जनता बक्सी जगबंधु के नाम से जानती थी। यानी ये जनता के मध्य बक्सी जगबंधु के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है, तो इन्होंने, ये नेता थे, इस जो खुर्दा विद्रोह की मैं बात कर रही हूँ, उसके नेता बक्सी जगबंधु थे। अब ये देखिए, एक बार मानचित्र में समझ लेते हैं उड़ीसा कहाँ है भारत के पूर्व में। यहाँ पे ये है उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा में आप देख पा रहे हैं, अभी मैप मैंने जूम किया हुआ है, ये है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में, और ये है जी खुर्दा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहीं पास में है पुरी, ये महत्वपूर्ण केंद्र थे, खुर्दा हुआ, पुरी हुआ, और इसी के पास है बानपुर। ठीक है, तो यहाँ इन क्षेत्रों में ये विद्रोह होता है। अब बात करते हैं प्रथम पाइक विद्रोह की। 1804 में जो पाइक विद्रोह हुआ, एक्चुअल में कहानी क्या होती है, खुर्दा उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में स्थित, अभी हमने लोकेशन देखी दक्षिण पूर्व की, तो दक्षिण पूर्व में स्थित जनबहुल, यहाँ पे ये बहुल है,
जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था, मतलब अच्छा खासा उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में स्थित खुर्दा क्षेत्र था। अभी हमने स्थिति देखी मैप में, और इसमें लगभग 105 गढ़ व 60 बड़े तथा 1109 छोटे गांव शामिल थे। ठीक ठाक अच्छा खासा शासन चल रहा था। लेकिन जब राजा वीर किशोर देव का शासन था, तो राजा वीर किशोर देव के समय हम देख रहे हैं कि उस वक्त मराठा एक महत्वपूर्ण ताकत बन के उभर रहे थे, और मराठाओं के द्वारा आसपास के क्षेत्र पर कब्जा जमाया जा रहा था। तो राजा वीर किशोर देव को मराठा ने इन पर दबाव डाला। इनको मराठाओं के दबाव में आकर अपना ये पूरा साम्राज्य था, इसका कुछ हिस्सा मराठाओं को देना पड़ा, जिसमें हम देखते हैं कि उनका जो महत्वपूर्ण जो अधिकार माना जाता था जगन्नाथ मंदिर का, तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार भी दबाव में आकर मराठाओं को सौंप दिया। इसी के साथ 4 परगने, 14 गढ़जात, अन्य कई क्षेत्र थे वो मराठाओं को देने पड़े। अब एक राजा से जबरदस्ती उसके साम्राज्य में से हिस्सा छीन लिया गया, तो उस राजा के लिए तो यह अपमान की बात होगी ना। तो ठीक वैसे ही होता है, राजा वीर किशोर देव के जो पुत्र और उत्तराधिकारी होते हैं मुकुंद देव, उनको ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, और वो मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे करके मराठाओं से अपने साम्राज्य के ये हिस्से प्राप्त किए जाएं। उसी दौरान हम देखते हैं कि अंग्रेज भी महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रहे थे, और अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध चल रहा था। बात है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि 1803 से 1805 में लड़ा गया। हमने पढ़ा था हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर। तो जब द्वितीय मराठा युद्ध चल रहा था, तो मुकुंद देव को ये एक अच्छा मौका लगा कि क्यों ना हम अंग्रेजों की सहायता करें मराठाओं के खिलाफ, क्योंकि मराठा ने हमारा क्षेत्र छीन रखा है, हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, अंग्रेज भी इनसे सहायता मांगते हैं। तो ये जो खुर्दा के लोग हैं, मुकुंद देव हैं और लोग हैं, ये अंग्रेजों की सहायता करते हैं मराठाओं के खिलाफ लड़ने में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों के पास ये खुर्दा वाले जो क्षेत्र आते हैं, अंग्रेज अपने वायदे को भूल जाते हैं। अंग्रेजों ने क्या वायदा किया था कि जैसे ही आपके क्षेत्र हम मराठाओं से जीत लेंगे, आपको वापस कर देंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में ये क्षेत्र आते हैं 1803 में, उड़ीसा के इन क्षेत्रों को कब्जे में करने के बाद अंग्रेज अपने वायदे से मुकर जाते हैं। इस पर राजा को गुस्सा आता है। अब राजा को गुस्सा तो आएगा, साथ ही राज दरबार में और भी व्यक्ति होते हैं ना, वरिष्ठ व्यक्ति, तो उन्हीं में से एक मुख्य सलाहकार थे राजा मुकुंद देव के मुख्य सलाहकार दीवान, ठीक है, दीवान जयकृष्ण महापात्र, जिन्हें कि जयी राजगुरु के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए कि ऐसे अंग्रेजों ने कैसे छल कर दिया हमारे साथ, और ये लोग गुप्त प्लानिंग करते हैं। कुछ जो दूसरे आसपास के क्षेत्र के राजा थे उनको भी अपने साथ में लाते हैं। पाइका वर्ग, चूंकि एक असंगठित सैनिक वर्ग था, असंगठित इसलिए कहा गया है कि जरूरत पड़ने पे सेना का काम कर देते थे, और जरूरत जब नहीं होती थी तो किसानी का काम करते थे। तो ये लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग बनाते हैं, और ये विद्रोह कर देते हैं। अब कंपनी तो उस वक्त फुल फ्लैश पावर में थी। भाई कंपनी इतनी पावर में है, मराठाओं को हरा रही है, तो क्या एक छोटे से विद्रोह को नहीं दबा पाएगी? बिल्कुल, उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। तो कंपनी ने इस विद्रोह को दबा दिया, और जो रहा सहा क्षेत्र था किसके पास, खुर्दा के राजा के पास, मुकुंद देव के पास, वो क्षेत्र भी छीन लिया, और मुकुंद देव को उनके पद से हटा दिया और पुरी भेज दिया कि जाओ पुरी जाओ। और जो उनका राजस्व के हिस्सा था वो भी घटा दिया, वो मात्र 10% कर दिया। इसी के साथ ही अब चूंकि मुकुंद देव तो समझ गए बात कि अब अपने हाथ में पावर नहीं है, मुकुंद देव तो चुपचाप चले गए पुरी। लेकिन कौन नहीं माने, जो दीवान जयकृष्ण महापात्र थे, जयी राजगुरु, उन्होंने अंग्रेजों का कहना मानने से मना कर दिया। तो इस पर जयी राजगुरु को इतनी बुरी तरह से अंग्रेजों ने मारा, और मारने का उद्देश्य यही था कि आगे इस क्षेत्र की कोई जनता अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। अब जयी राजगुरु जी भी मारे गए। अब पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन हो गया उड़ीसा के इन क्षेत्रों पे। जो ये खुर्दा वाले हिस्से थे, ये भी किसके नियंत्रण में आ गए? अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए, क्योंकि उनको तो पुरी भेज दिया। किसको? मुकुंद देव को। अब नींव पड़ती है दूसरे विद्रोह की, मतलब अब अंग्रेजी जो शासन चलेगा 1817 तक, 1803-4 के बाद ये जो आगे शासन रहेगा, अब अंग्रेज इतना ज़्यादा अत्याचार करेंगे। सेम वैसे ही नीतियाँ जो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना रखी थी, ठीक वही नीतियाँ उड़ीसा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अपनाई जाएगी, और ये नीतियाँ ही कारण बनती हैं दूसरे पाइका विद्रोह का। और यही विद्रोह मेनली जाना जाता है, इसी का ही अभी 200 साल पूरे होने पे समारोह बनाया गया। भारत सरकार ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दर्जा दिलाने की बात भी कही है। तो अब हम पढ़ते हैं कारणों को।
तो अब हमने देखा कि अंग्रेज सरकार यहाँ पे शासन कर रही है। अंग्रेज सरकार ने शासन की बागडोर अपने हाथों में लेते ही सारी नीतियाँ चेंज करनी शुरू कर दी। जैसे एक एक करके हम उठाएंगे। उन्होंने भू राजस्व की नीति को परिवर्तित किया, लगान की दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी, यहाँ तक कि उड़ीसा के इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों ने अकाल की स्थिति के वक्त भी, अकाल के समय भी राजस्व की दरों में बिल्कुल भी कटौती नहीं की। जो लगान वो वसूल रहे थे वो ही लगान जारी रखा। क्या प्रतिकूल परिणाम निकला? प्रतिकूल परिणाम ये निकला कि बेचारे कई जमींदार जागीरदार थे, वो लगान भरने में सक्षम ही नहीं थे। इस पर उनकी भूमि छीन करके नीलाम कर दी गई, यानी अब ये लोग भूमि विहीन हो गए। ठीक है, इसके साथ ही हम दूसरा देखते हैं कि उन्होंने एक नई मुद्रा चला दी। किन्होंने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या चला दिए? चांदी के सिक्के चला दिए, और जनता को मजबूर किया गया कि जो भी लगान वो भर रहे हैं, जो भी कर चुका रहे हैं, वो चांदी के सिक्कों में ही उसका भुगतान किया जाए। वहां की जो लोकल मुद्रा है उसमें भुगतान नहीं किया जाए। ठीक है, इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कीमतों में लगातार, खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लग गई। क्यों होने लग गई बढ़ोतरी? क्योंकि जो पाइक, जो ये खुर्दा का क्षेत्र था, यहाँ लोग पहले खुद ही नमक बनाया करते थे। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर रोक लगा दी, नमक के क्षेत्र पर पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित कर लिया, और अब नमक की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई, और जो खाद्य पदार्थ थे उनमें, उनकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि होती चली गई। इसके अलावा और कारण तो थे ही कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी दुरुस्त नहीं थी, पुलिस व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, सबकी सब भ्रष्ट हो रखी थी। अब जनता कितना सहन करेगी? सहन की भी तो एक सीमा होती है ना। अब सहन की सीमा पार हो गई थी, और वैसे भी इनका तो विद्रोह का इतिहास रहा है। होता है ना, किसी किसी जाति, किसी किसी कौम का एक इतिहास होता है कि वो ज्यादा अन्याय और अत्याचार सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, तो हम जानेंगे कि सन्यासियों की एक परंपरा रही है कि वो अन्याय के खिलाफ तुरंत खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे हुआ कि अब इन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा सहन नहीं होगा, और इन्होंने क्या करने का निश्चय किया कि बस अब हम विद्रोह करेंगे। और विद्रोह की शुरुआत हो जाती है 29 मार्च 1817 को। पाइकों ने, ये जो पाइको था असंगठित सैनिक वर्ग के लोग थे, इन्होंने संगठित होकर के बानपुर में, पास में बताई थी मैंने आपको लोकेशन, बानपुर खुर्दा के बिल्कुल पास में, तो बानपुर में जो पुलिस चौकी थी और सरकारी संस्थान थे उन पर हमला कर दिया। 100 से अधिक लोग मारे गए, सरकारी खजाने और हथियार वगैरह लूट लिए गए। जनता बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और हम देखते हैं कि रैयत समझ गए, किसान वर्ग पढ़ा था ना हमने, तो रैयत और जमींदार भी पाइकों से मिल गए, और इन लोगों ने एक अभियान शुरू कर दिया, कर मत दो अभियान, कि अब हमें कर नहीं देना है और ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्कुल भी साथ नहीं देना है, अत्याचार का विरोध करना है। उन्होंने पुरी मंदिर पर कब्जा कर लिया और मुकुंद देव को राजा घोषित कर दिया। हालांकि मुकुंद देव डरे हुए थे, लेकिन फिर भी पाइकों ने कहा, जनता ने कहा कि हम है ना, और जो ये पुरी मंदिर था, पुरी मंदिर के जो महंत थे, जो मुख्य पुजारी थे, उन लोगों ने मिलकर के मुकुंद देव को राजा घोषित कर दिया। अब अंग्रेजों की तो यही रही है परंपरा कि जबरदस्ती उनको तो विद्रोह को दबाना था, सरप्रेस करना था। पहले भी वो यही कार्य कर चुके थे। तो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और राजा को, मुकुंद देव को उनके पुत्र के समेत जेल भेज दिया। सैकड़ों पाइक मारे गए, और मई 1817 तक, मतलब बहुत ही कम समय में, मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को काबू में कर लिया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 1817 के बाद भी चोरी छिपे यह विद्रोह चलता रहा था, क्योंकि जो बक्सी जगबंधु जी थे, शुरुआत में हमने जिसके बारे में पढ़ा था, मुख्य सेनानायक, मुख्य सेनापति, क्योंकि असली नेता तो यही थे, क्योंकि ये जो परंपरागत जो सूबेदार मतलब सैनिक थे, सेनापति थे, जो शुरू से ही चले आ रहे थे, राज परिवार के सेनापति, और अंग्रेजों ने इनके साथ भी यही किया, इनकी जागीरदारी वगैरह सब छीन ली थी, इनके भूखों मरने तक की भी नौबत आ गई थी। तो ये मेन लीडर थे इस जो सेकंड हम बात करें 1817 के पाइक विद्रोह की। तो इन्होंने चोरी छुपे संघर्ष जारी रखा। कुछ आस पड़ोस के राजा थे, जैसे कि कुजंग के राजा वगैरह, इनके सहयोग से, और इस संघर्ष को खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में भी 1825 तक जारी रखा। अब ये संघर्ष इतने लंबे समय तक जारी रहा। मई 1825 में उन्होंने खुद को अंग्रेजों के सामने सौंप दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार को अब
खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी नीति परिवर्तित करनी पड़ी। जैसे कि हमने 1857 की क्रांति देखी थी ना, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। यहाँ के लोगों को बहलाना पुचकारना उनको पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक शासन करना है तो उदार नीति तो अपनानी ही पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही खुर्दा के लोगों के प्रति दयालु व सहनशीलता की नीति अपनाई और पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया। नमक की कीमतों में भी थोड़ी बहुत कमी की और जो जमींदार अपनी ज़मीन से अपनी ज़मींदारियों से बेदखल हो गए थे उनको भी उनकी ज़मीन वापस लौटाई गई। इसी के साथ ही जो दिवंगत खुर्दा के राजा थे उनके पुत्र रामचंद्र देव को स्वतंत्र कर दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के देखरेख का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया। तो बच्चों, पाइक विद्रोह से एक केस स्टडी दी गई है, लेकिन हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उसमें ये पूछा जाता है। हमें जानकारी होनी चाहिए उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ, 1817 में हुआ और जो मेन इसके लीडर थे कौन थे? बक्सी जगबंधु जी, ठीक है। और 1825 तक लगभग यह हमारा संग्राम चला। अब एक और छोटा सा उदाहरण दिया गया है उसी दौरान का, ताइपिंग विद्रोह की। दक्षिण चीन में एक विद्रोह होता है और हर एक विद्रोह का कोई ना कोई नेता होता है, उसके पीछे जनता संगठित होती है। तो ताइपिंग विद्रोह जो कि दक्षिणी चीन में हुआ, होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हुआ और कब हुआ? 1850 में हुआ। इसमें हजारों जो मेहनतकश थे और गरीब लोग थे ये संगठित होते हैं और इनका उद्देश्य रहता है परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की प्राप्ति करना। अब हम थोड़ा होंग जिकुआंग के बारे में जान लेते हैं। तो होंग जिकुआंग ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वो जो परंपरागत जो पुराने चीनी धर्म थे जिसमें एक था कन्फ्यूशियसवाद, अभी भी ये है वहाँ पे कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध, तो इनके खिलाफ ये थे और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। बात करते हैं मोटी मोटी कि ये जो ताइपिंग विद्रोह हुआ आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था। जैसे 1857 की क्रांति का उद्देश्य हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फिरंगियों को भारत से बाहर फेंकना था उसका एकमात्र उद्देश्य। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि उसी दौरान लगभग वो 1857 में हुआ, ये 1850 में हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब संघर्ष चलते रहे थे। मानव जाति हमेशा अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करती है। तो इसी तरह से दक्षिण चीन में ताइपिंग का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का उद्देश्य था एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना जहां पर समाज के सभी वर्गों के लोग बराबर हों, किसी के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी, स्त्री पुरुष के मध्य कोई भेदभाव नहीं होगा, अफीम, तंबाकू, वेश्यावृत्ति, शराब का सेवन, जुआ और गुलामी इत्यादि पर पाबंदी होगी। तो इन उद्देश्य के साथ ताइपिंग विद्रोह किया गया। हालांकि हम देखते हैं कि 1860 में इस विद्रोह को दबा दिया गया, जैसे कि भारत में दबाया गया था। 1857 के विद्रोह को 2 साल के अंदर अंदर 1859 तक दबा दिया गया था। तो इसी तरह से चीन में उस वक्त जो राजवंश शासन कर रहा था, किंग साम्राज्य, तो उनके बादशाह ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के साथ मिलकर इस ताइपिंग विद्रोह को दबा दिया था। तो बच्चों बहुत ही रुचिकर है हमारा ये कि हमने 2 और विद्रोह जो कि इतिहास में दबे हुए थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।